हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की फोर्थ क्लास कर रहे हैं। 3 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारी फोर्थ क्लास है जिसका टॉपिक का नाम है भारत संवैधानिक विकास क्रम। ठीक है। और 1909 के एक्ट को इसमें हम पढ़ेंगे। इससे जो लास्ट हमने पढ़े हैं वो 1773 के एक्ट से स्टार्ट किया था और उसके बाद 1892 के एक्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट जो हमारा एक्ट था वो कौन सा एक्ट था? 1892 वाला एक्ट था। ठीक है, जिसको 1892 का भारत परिषद अधिनियम बोला गया था। इसमें कुछ मेन पॉइंट थे, ज्यादा इसको डीपली हमने नहीं पढ़ना है। सबसे पहले इसमें है जो केंद्रीय विधान परिषद के मेंबर की संख्या कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 होनी चाहिए, ऐसा फिक्स कर दिया गया था। निर्वाचन शब्द का प्रयोग पहली बार 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया था। सिर्फ निर्वाचन शब्द का प्रयोग था, उसको कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, या निर्वाचन नहीं हुआ था, सिर्फ शब्द का प्रयोग हुआ था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था कि बजट पर भारतीयों का प्रश्न पूछने या क्वेश्चन पूछने का अधिकार, या जो एक तरह से इनको इस चीज का अधिकार मिल चुका था। तो ये तीनों पॉइंट थे। बट ये याद रखना लास्ट वाला पॉइंट कि बजट पर प्रश्न पूछने का, क्वेश्चन करने का अधिकार दे दिया गया था, पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिनको एक तरह से अनुपूरक या क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे आप मेरे से कोई भी सीधा पॉइंट पूछ रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मैं आपको उसका सीधा जवाब देती हूँ बिल्कुल। हाँ मैम ये कैसे आया, मैं आपको बोलूंगी बुक में लिखा हुआ है, आप बोलोगे मैडम उस वाली बुक में तो ऐसा नहीं लिखा। मैंने कहा नहीं, कोई जो मैंने बताया आपको वही मानना होगा, इस बुक में है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस बात खत्म। ऐसा नहीं है मैं ये बोल सकूं या आप ये मैम हमें क्लैरिफिकेशन कीजिए इस चीज का, मतलब वो सब चीजें क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते थे। कुल मिला के उसने सीधा क्वेश्चन पूछा बजट पर और जो है सीधा उसका आंसर दिया गया, उसके बाद वो उससे दोबारा क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि ऐसा क्यों है। तो एक तरह से कहा जाता है कि सिंपल क्वेश्चन ही पूछ सकता था, सप्लीमेंट्री या मतलब अनुपूरक क्वेश्चन बोले जाते हैं उनको नहीं पूछा जाता है। उनका जो बाद में अधिकार है वो 1909 के एक्ट में मिलेगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सिंपल ही क्वेश्चन वो से पूछ सकता था। ठीक है, तो ये था हमारा 1892 का एक्ट। जो अभी हम करेंगे वो करेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भाई इसका मार्ले मिंटो नाम क्यों है? क्योंकि उस वक्त जो भारत का राष्ट्रीय था, आपको पता है ना, एक नया पद बनाया था, एक नया जो पद है वो क्रिएट किया गया था 1858 के एक्ट में स्टीव का। तो भारत का जो स्टीव था वो था मार्ले और भारत का उस वक्त वाइसराय था वो कौन था? वो मिंटो था। इन दोनों के नाम पर भारत का जो इसका सुधार अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा था। कई बार क्या होता है, सीधा क्वेश्चन ये पूछ ले, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत का वाइसरॉय कौन था? तो मिंटो था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के दौरान भारत का सचिव कौन था? तो मार्ले था। ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 1909 का अगर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लिखा है तो कोई बात ही नहीं है। अगर भारत परिषद अधिनियम 1909 लिखा है और आपसे दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो उसका दूसरा नाम ये है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, ये नाम लोकप्रिय नाम माना जाता है, मतलब आम लोगों में प्रचलित नाम था। वैसे तो नॉर्मली भारत परिषद अधिनियम ही था ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो प्रोविजन है वो क्या थे। ठीक है, इसके जो है प्रोविजन क्या थे, क्या प्रावधान रहे हैं इसके, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इसकी बेसिक में जाते हैं। आपको भी पता है 1892 के एक्ट के बाद सीधा यही एक्ट आया। उससे पहले भारत में है जो लॉर्ड कर्जन गवर्नर वाइसराय रहा है। लॉर्ड कर्जन एक मतलब अप्रिय या बदनामित वाइसराय माना गया है। पहले तो उसने कुछ अच्छे काम तो किए, बट 1905 के बंगाल विभाजन को उसने कम्प्लीटली अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक लगवा लिया अपने माथे पर। और भारत में उसका मेन पर्पज ऐसा कहा जाता है, फूट डालो राज करो की नीति के तहत चलते उसने वो सब चीजें की थी। ठीक है, तो बंगाल जो भारत में जो बंगाल विभाजन था वो मेन उसका मुद्दा यही था। वो अंग्रेज लोग कहते थे कि हमें क्या है, ये काफी बड़ी प्रेसिडेंसी है, काफी बड़ा एरिया है, हम शासन नहीं कर पा रहे हैं इस पे। बट जो भारतीयों ने या जो दूसरे नेताओं ने बताया, वो उनका मेन रीजन बताया कि मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालने का कारण ही वो बंगाल विभाजन रहा था। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने जो अपना कार्य है वो तो संपन्न कर दिया, क्योंकि वो जो उन्होंने आग लगाई थी वो कहीं ना कहीं वो चीज चिंगारियां पहुंच गई थी और मुसलमानों में फैलने लगी थी। उन्होंने कहा कि हमारी भी एक अपनी मुस्लिम लीग होनी चाहिए। आपको पता है कि फिर वो वायसराय के पास भी गए थे कि भारत मतलब मुसलमानों की लीग होनी चाहिए और उसमें क्या अलग से हमारे कैंडिडेट होने चाहिए, अलग से हमारी वोटिंग, सब चीजें अलग से होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी 1909 के एक्ट से पहले ही, ठीक है। तो अभी क्या था कि वो बोल रहे थे कि हमारा एक पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपको याद रखना, 1909 के एक्ट में पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल मतलब क्या है इसका कि सेपरेट इलेक्शन, ठीक है। सेपरेट इलेक्शन किसके लिए? मुसलमानों के लिए। स्पेशली यहाँ पे लिखा जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब इनके लिए 5 सीट रिजर्व कर दी गई थी। मतलब 5 सीटें ऐसी थी कि जो ये 5 सीट रहेगी ना, इस पे क्या होगा, आप चुनाव लड़ सकते हैं कोई भी, मतलब 1 2 3 4 और 5 मेंबर, 5 कैंडिडेट मुस्लिम ही उठेंगे। और मुस्लिम तो उठेंगे, उनकी जो वोटिंग है, मतदान है, वो भी मुसलमान ही करेंगे। वोटिंग बोल सकते हैं, मतदान जिसको बोला जाता है, इनकी वोटिंग भी मुसलमानों के द्वारा ही की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उठेगा, वोटिंग हिंदू करो चाहे मुस्लिम करो, जीतना तो मुसलमान को ही है, ठीक है। बट ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि उनको बिल्कुल ये लगे कि हम बिल्कुल अलग हैं, अलग से वोटिंग करते हैं, अलग से हमारा मेंबर है। तो उन्होंने मेंबर भी 5 जगह 5 मेंबर मुसलमान ही उठेंगे और उनकी जो वोटिंग भी है मुसलमान ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है चीजें यहाँ स्टार्ट हो गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1909 के एक्ट में पृथक निर्वाचन मंडल हो या सेपरेट इलेक्शन हो या बोल सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हो। सबसे पहला प्रावधान ये था 1909 के एक्ट में। कहीं ना कहीं ये इन्होंने अपने मतलब एक तरह से क्या किया था, अपनी फूट डालने वाली नीति को फिर से आगे बढ़ाया था, ठीक है। दूसरा सेकेंड पॉइंट था अनुपूरक क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर अलाउड, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अभी जो मैंने आपको बताया था, अभी तक उनको अधिकार नहीं था कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो, क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन कर सके, पूछ सके। तो आपसे सेकंड जो पॉइंट पूछा जाए तो वो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे कि जो केंद्रीय परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी। सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी कर दी गई थी? 60। पहले अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा कितनी कर दी गई थी? 16 कर दी गई। बट अब सीधा ही जो मेंबर है वो कितने बढ़ा दिए गए थे? 60 कर दिए गए थे। और जो वायसराय की परिषद है उसके अंदर मेंबर कितने बढ़ा दिए गए थे? वायसराय की परिषद में 9 मेंबर और 1 भारतीयों को ऐड कर दिया गया। तो पहला ऐसा जो टाइमिंग था जिसमें भारतीयों को ऐड किया गया था। तो देखिए तीसरा जो इसका पॉइंट है वो देखिए, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद है जो, उसमें सदस्य कितने बढ़ा देंगे? 60 सदस्य। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको पता है 28 तो थे जो ऑफिशियल माने जाते हैं। ऑफिशियल मीन्स मतलब जो जॉब पर होते हैं, जैसे आईसीएस है या मिलिट्री वगैरह में है, वो तो होते हैं 88, ठीक है। बचे कितने? 32। ये होते आपके नॉन ऑफिशियल, ठीक है, नॉन ऑफिशियल। इन 32 में से 5 सदस्य मनोनीत होते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 5 सदस्य मनोनीत होते थे। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड कौन करता था? वायसराय के द्वारा। भाई 5 सदस्य तो वायसराय ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है, मनोनीत होते थे। उसके बाद इसमें से 5 मेंबर, इसी में से 5 मेंबर कितने बचे? 27। टोटल कितने बचे हैं अभी? 27 में से 5 सदस्य या 5 सीटें मुसलमानों को दे दी गई थी। यहां तक ठीक है। देखिए 3 जो इसके प्रोविजन है, 3 प्रावधान है 1909 के एक्ट के। सबसे मेन वो समझ लीजिए, पृथक निर्वाचन मंडल, यहाँ तक
मुसलमानों के लिए कह दिया गया कि 5 सीटें आपको केंद्रीय विधान परिषद में अलग से निकाल दी गई है। इन 27 में से 5 ये वाली सीटें, ठीक है। दूसरी बात ये, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किसको दिया गया था, किस एक्ट में दिया गया था, 1909 के एक्ट में दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 बढ़ा दी गई थी, जिसमें 28 ऑफिशियल थे और 32 है नॉन ऑफिशियल। ये कहीं से भी हो सकते हैं, प्रोविंशियल मतलब प्रांतों से भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो भी लोग हैं वहां से जा सकते हैं, निर्वाचित हो गए, मनोनीत हो गए, सब मतलब मिक्सअप था, पूरे देश में से कहीं से भी हो सकते हैं, पर ये सिर्फ ऑफिशियल होने चाहिए, ठीक है। अब ये मतलब जॉब पे होने चाहिए, शासकीय जिनको बोला गया, इनको गैर शासकीय शासकीय भी बोला जाता है, ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल भी बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वाइसराय के जो मेंबर है उनकी संख्या पहले 8 थी, 8 हो चुकी थी 1909 तक आते आते, अब उनकी जो मेंबरशिप है 9 हो गई, जिसमें एक भारतीय है, ठीक है, जिसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो पूछा जाए सबसे पहले वाइसराय की परिषद, समझिए वाइसराय की परिषद कौन सी, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। 1773 के एक्ट के बाद से हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया था कि वाइसराय होगा और वाइसराय की एक अपनी परिषद होगी। तो आपको पता है लास्ट एक्ट में उनकी संख्या बढ़ती 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 जा रही है, डिपार्टमेंट भी उनके डिवाइड कर दिए गए हैं। जो लास्ट हमने एक्ट पढ़े हैं उनमें 4th है पॉइंट जो रहेगा वाइसराय, वाइसराय है जो, ठीक है, वाइसराय की अपनी परिषद होती है, बिल्कुल होती है, हमें पता है, ये अकेला काम थोड़ी ना कर सकता है, परिषद होती है। तो 1909 तक आते आते जो इसके मेंबर है यहाँ 8 थे, तो एक प्लस हो जाता है 9 हो जाते हैं, ठीक है, एक प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 9। ये 9वां मेंबर कौन है भाई, ये भारतीय होगा। तो सबसे पहले कौन से एक्ट के द्वारा एक भारतीयों को ऐड किया गया, एक भारत सदस्य को ऐड किया गया, तो वो कौन सा एक्ट था, 1909 के एक्ट। हम 1909 का एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले एक भारतीय सदस्य को ऐड कर दिया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको पता है एक सचिव भी है, राज्य सचिव हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, उसकी भी अपनी एक परिषद है, जब तक स्टार्टिंग में पढ़ा था उसके 15 मेंबर थे, उनका वेतन भारत से जाएगा, वो सब चीजें। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो राज्य सचिव है, या जिसको बोल सकते हैं ओनली सचिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो सचिव है इसकी परिषद में भी 2 भारतीय सदस्य कर दिए गए। इसकी भी अपनी एक परिषद होती थी, इसमें भी 2 भारतीय सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मेन 1909 के प्रावधान थे, जिसको कहा गया था, गांधी जी ने जिसके बारे में कहा कि इस एक्ट ने भारत का विनाश कर दिया है। किसी ने इसकी, मजूमदार ने कहा कि ये भारतीय प्रजातंत्र का नाश करने वाला है, प्रजातंत्र को खत्म करने वाला एक्ट है। तो इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन बोली गई थी, किसके एक्ट के बारे में, 1909 के एक्ट के बारे में। तो एक बार समझ लीजिए दोबारा, 1909 का एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस एक्ट के लिए जो मेन पॉइंट है, एक तो सेपरेट इलेक्शन अलाउड कर दिया गया था मुसलमानों के लिए, दूसरा है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड कर दिए गए थे, ठीक है, तीसरा है मेंबरों की संख्या वो 60 कर दी गई थी, उसमें 28 मेंबर ऑफिशियल और 32 मेंबर आपको कहां से मिलेंगे, नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल का मतलब होता है आपके बंगाल, मद्रास, इन सब से जाएंगे, ठीक है, बंगाल है, मद्रास है, बंबई है, इन सब से, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इन प्रेसिडेंसी से जाएंगे, बंबई ऑफ चैम्बर से 2 सदस्य जाएंगे, ऐसे करके 5 मुसलमानों के जाएंगे, ऐसे मतलब एक बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से जाते थे। तो इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है आपको कि 5 सदस्य यहाँ पे मुसलमानों के लिए फिक्स कर दी गई थी, 5 सीटें। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाए आपसे कि जो वायसराय की परिषद है या भारतीयों को सबसे पहले वायसराय की परिषद में कौन से एक्ट में शामिल किया गया, तो 1909 के एक्ट में शामिल किया गया था। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सचिव की परिषद में भारतीयों को सबसे पहले कब शामिल किया गया, तो 1909 के एक्ट में शामिल किया गया था। ये चीजें की पॉइंट आपको याद रखनी है। तो उसके बाद कौन सा पहला भारतीय था जो वायसराय की परिषद में शामिल हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। तो ये पॉइंट है आपके 1909 के एक्ट के, एक बार देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा गया है, तो आप किसको बोलोगे? क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, सांप्रदायिकता का जनक
किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? अब वैसे तो पूरे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ऐसी चीज थी, तो स्पेशल आप मिंटो को बोलोगे ना, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो ये आपके 1909 के एक्ट के ही कुछ पॉइंट है। तो लॉर्ड मिंटो को बोलोगे आप सांप्रदायिकता का जनक, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रमा की चांदनी किस एक्ट के द्वारा बोला गया है? चंद्रमा की चांदनी किस एक्ट के 1909 के अधिनियम को बोला गया? किसने बोला है? मंजूमदार ने। ठीक है, और एक पॉइंट था भारत का सर्वनाश कर डाला, किस एक्ट के बारे में बोला गया? 1909 ने भारत का सर्वनाश कर डाला। आपसे ये स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट किसके लिए बोला गया है, तो ये 1909 के एक्ट के लिए बोला गया है, और किसने बोला है? गांधी जी द्वारा। ठीक है, उसके बाद भारत के बढ़ते प्रजातंत्र को मार डाला, भारत के बढ़ते प्रजातंत्र को मार डाला, ये वाला पॉइंट किसके लिए बोला गया है? 1909 के एक्ट के लिए बोला गया है, और किसके द्वारा बोला गया है? के.एम. मुंशी। ठीक है, ये पॉइंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत सचिव है, अभी मैंने आपको बताया था, उसकी परिषद में 2 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, सचिव परिषद थी एक, उसमें 2 भारतीय ऐड हो गए थे, 2 भारतीय। कौन से एक्ट के दौरान थे वो? 1909 के एक्ट के दौरान थे। तो नाम पूछ सकते हैं कई बार, केसी गुप्ता। ठीक है, और दूसरा नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देती हूँ, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम रहेगा वो 1919 का भारत शासन अधिनियम रहेगा। ठीक है, आपको पता है उससे पहला जो अधिनियम हमने पढ़ा वो 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, और ये हमारा है भारत शासन अधिनियम या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इनके नाम हमें इसलिए याद रखने हैं, नाम का मेन रीजन क्या होता है कि हमसे पूछ लिया जाए 1919 के समय भारत का राज्य सचिव कौन था, या 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो भारत का वायसराय था वो कौन रहेगा? चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू क्या था उस वक्त? सचिव। सेम जैसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ते हैं, ऐसा ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, बस इसके प्रोविजन अलग अलग है। आपको पता है सबके प्रावधान अलग अलग है, और सभी वही प्रावधान आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से एक्ट के दौरान ये वाला प्रावधान था, या कौन से एक्ट के दौरान ये वाली चीजें थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। भारत का सचिव कौन था? तो मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ने 1917 में, अगस्त 1917 में वहां की जो संसद है, पार्लियामेंट, उसमें घोषणा कर दी थी कि भारत में कुछ सुधार किए जाएंगे। नवंबर 1917 में वो भारत के दौरे पर आया था, उसने चेम्सफोर्ड के साथ भारत का दौरा भी किया था कि क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम है। रीजन क्या था कि 1914 से 1918 तक आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध रहा था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग दिया गया था, यहाँ से सेना भी भेजी गई थी। ठीक है, जिसका मतलब ये था, उन्होंने कहा था कि आप हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था हमें उत्तरदायी सरकार दीजिए, तब हम आपकी हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमें उत्तरदायी सरकार मिलेगी अगर हम इनकी हेल्प करेंगे। तो महात्मा गांधी की ये सोच थी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये एक्ट आया था, क्योंकि अभी लोगों को लगने लगा था कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेके उन चीजों को शांत करने के लिए भी एक्ट आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद 1918 में प्रकाशित हुआ था, और 1919 में ये एक्ट लागू हो गया था, मतलब कुल मिला के आ गया था। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है, जो सबसे मेन चीज याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है प्रांतों में द्वैत शासन। अभी तक आपने पढ़ा है द्वैत शासन के बारे में, कब पढ़ा था आपने? 1765 में। 1765 में क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन बंगाल में लागू किया गया था, 1772 तक रहा था। ठीक है,
ये किसने शुरू किया था? क्लाइव द्वारा। सिर्फ बंगाल के अंदर सुना था हमने द्वैत शासन। आपको पता है कि 1772 में बाद में बंद कर दिया गया था ये एक्ट। ये शासन, द्वैत शासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बात चल रही है प्रांतों की, प्रोविंसल की, ठीक है। प्रोविंसल मतलब जो राज्य स्तर पर द्वैत शासन लागू कर दिया गया था, राज्य स्तर पर। यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात है, क्योंकि 1765 से 1772 की बात है, तो ये सिर्फ बात चल रही है आपके बंगाल की। अगर आपका प्रांतों में द्वैत शासन आ जाए कहीं लिखा, प्रांतों में द्वैत शासन, तो वो 1919 से 1935 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद केंद्र में द्वैत शासन लिखा आ जाए कहीं, तो 1935 के बाद तक रहेगा केंद्र के अंदर द्वैत शासन, ठीक है। तो केंद्रों में जो द्वैत शासन लागू होगा, द्वैत शासन क्या बोला जाता है? जिसको बोलते हैं डायरकी, ठीक है। द्वैत शासन का मतलब होता है डायरकी। और इसका जो जन्मदाता किसको माना गया है? लियोनिस कार्टिस को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसने एक बुक लिखी थी डायरकी, ऐसे भी लिखा आ सकता है, डायरकी ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। इसकी एक बुक थी लियोनिस कार्टिस की, डायरकी, जिसमें इसने द्वैत शासन का जिक्र किया है, इसलिए इसको द्वैत शासन का जन्मदाता माना जाता है। सबसे पहले द्वैत शासन बंगाल में लागू हुआ, और बंगाल के बाद अगर पूछा जाए कौन से एक्ट के द्वारा, इसमें कोई एक्ट वैक्ट नहीं, ऐसे ही क्लाइव ने लागू कर दिया था, वो रीजन अलग थे, ठीक है। कि भाई आप प्रशासन की देखरेख आप करोगे, टैक्स से रिलेटेड चीजें हम देखेंगे, वो उस तरह का द्वैत शासन था, ठीक है। बट जो एक एक्ट के द्वारा एक सिस्टमैटिक तरीके से लगा था, वो 1919 के एक्ट में लगाया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। समझिए द्वैत शासन होता क्या। प्रांतों में या प्रोविंशियल जो भी राज्य स्तर होते हैं, वहां पे एक तो विषय होते हैं, प्रांत के अपने विषय होते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट होते हैं, सबको आपको पता है। हरियाणा है चाहे पंजाब है, सबके अपने अपने विषय है, अपनी कृषि से रिलेटेड है, अपनी शिक्षा से रिलेटेड है, सबके अपने विषय है, और अपनी एक सरकार होती है। आपको पता है हमारा एक राज्यपाल और राज्यपाल, अपनी एक सरकार होती है। तो समझिए उस टाइम क्या था। प्रांत थे, प्रोविंशियल जिनको बोला गया प्रांत, या राज्य स्तर पे बोल सकते हैं राज्य स्तर। राज्य स्तर पर अपनी गवर्नमेंट होती थी, जिसके अंदर गवर्नर होती थी और उसकी काउंसलिंग होती थी। जैसे अगर पूरे केंद्र में वायसराय और उसकी काउंसलिंग होती थी, ऐसे ही राज्य स्तर पर एक गवर्नर होता था और उसकी काउंसलिंग होती थी, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि इसमें जो मेंबर होते थे गवर्नर के द्वारा, इस काउंसलिंग के अंदर कुछ सदस्य मनोनीत होते थे और कुछ निर्वाचित होते थे। ये जो सदस्य होते थे गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, और यहाँ पे जो भारतीय होते थे उनको इलेक्शन के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता था। ये किसकी काउंसलिंग है? ये राज्य स्तर पर गवर्नर की काउंसलिंग है, समझिए इसको। उसके बाद ये प्रांतीय विषय है। प्रांतीय विषयों का डिपार्टमेंट भी दो तरह था, एक आरक्षित विषय होते हैं, आरक्षित जो रिजर्व होते हैं, और एक हस्तांतरित होते हैं, मतलब जिनको ट्रांसफर हस्तांतरित विषय होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जो आरक्षित विषय होते हैं, ठीक है, जिनको रिजर्व कर रखा है कि भाई हाँ ये इन्हीं के पास होने चाहिए, वित्त मंत्री है, वित्त से विभाग से, पैसे से, फाइनेंस से रिलेटेड है, गृह मंत्री गृह से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो सब तो इनको दे दिया गया। ये सब डिपार्टमेंट गवर्नर के नॉमिनेटेड या मनोनीत मेंबर के पास रहेगा, ये वाला आरक्षित वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हस्तांतरित जो विषय है, जिसमें कृषि है, स्वास्थ्य है, स्थानीय है, ये सारे जो डिपार्टमेंट है खर्चे वाले, ठीक है, जहां से अर्निंग हो रही है वो वाले तो नॉमिनेटेड मेंबरों के पास, जहां से खर्चा हो रहा है, देखरेख हो रही है, वो जो सदस्य है वो निर्वाचित मेंबरों के पास होंगे। दोबारा समझिए, आपको ये नटी नटा लाइन तो याद करा दी जाती है भी हाँ द्वैत शासन 1919 के एक्ट में द्वैत शासन लागू कर दिया गया राज्य स्तर पर या प्रांत पर, बस। इससे ज्यादा भी तो आपको पता होना चाहिए कि द्वैत शासन होता क्या है, द्वैत शासन किसके द्वारा लाया गया था, द्वैत शासन सबसे पहले कब आया था, उस प्रांतों में कब आया था, केंद्र में कब आया था। उन सब पॉइंट को आप एक जगह ही याद कर लीजिए कि बार बार आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये आपका 1919 के एक्ट का सबसे पहला प्रावधान था कि जो द्वैत शासन है वो राज्य स्तर पर लागू कर दिया गया था। राज्य स्तर पर लागू करने का मतलब होता है कि जो उनके विषय है उनको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था, एक हस्तांतरित विषय है और एक आरक्षित विषय है। आरक्षित विषय को गवर्नर जनरल के ओनली गवर्नर के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर है ये डिपार्टमेंट उसको दे दिया गया, और जो हस्तांतरित जो ये है ये किसके द्वारा, जो इलेक्टेड मेंबर है उनके पास रहेगा ये वाला डिपार्टमेंट। तो ये चीजें हैं। पूछा जाए द्वैत शासन का जन्मदाता कौन है, तो लियोनिस कार्टिस है, या इसकी बुक का नाम पूछा जाए तो डायरकी है, या
प्रांतों में डायरकी लिखा सकता है, द्वैध शासन ना लिखा है, सीधा लिखा हुआ है डायरकी क्या होता है, तो द्वैध शासन एक तरह से डायरकी होता है। तो इसमें से कितने भी पॉइंट बना रहा हूं, सबसे पहले द्वैध शासन कब शुरू हुआ, प्रांतों में कब हुआ, केंद्र में कब हुआ, ठीक है, आरक्षित विषय किसके पास रहते हैं, हस्तांतरित विषय किसके पास रहते हैं, प्रांत सरकार में जो गवर्नर की काउंसिलिंग में मेंबर नॉमिनेटेड अलग से होते हैं, निर्वाचित भारतीय अलग से होते हैं। तो ये है आपका पहला प्रावधान। देखिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड प्रोविजन या दूसरा जो प्रावधान था वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में सबसे ज्यादा ये 2 ही पॉइंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी 2 ही पॉइंट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, पर जो कंफ्यूज करते हैं वो ये 2 ही पॉइंट है। पहला, राज्य में द्वैध शासन, ठीक है, राज्य में द्वैध शासन, ये हमने कंप्लीट किया। ये राज्य के अंदर था या प्रांत लिखा आ सकता है, यहां पे है केंद्र में द्विसदन व्यवस्था, नोट द्वैध शासन। ये पॉइंट याद रखना, ये द्विसदन जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, ये वो द्विसदन व्यवस्था केंद्रों में जो आई थी वो 1919 के चेम्सफोर्ड अधिनियम के दौरान आई थी, ठीक है। और ये है राज्यों में द्वैध शासन, ये भी इसी अधिनियम के दौरान आया था। तो यहाँ राज्य है, यहाँ केंद्र है, यहाँ द्वैध शासन है, यहाँ पे द्विसदन व्यवस्था जिसको बोलते हैं ड्यूल हाउस सिस्टम, वो डायरकी है और ये ड्यूल हाउस सिस्टम। तो इन दोनों पॉइंट को माइंड में बैठा लेना। देखिए अभी तो राज्यसभा और लोकसभा आपको पता है, उच्च सदन है आपका राज्यसभा और निम्न सदन है आपका लोकसभा। बट उस वक्त ये पॉइंट नहीं थे, उस वक्त एक राज्य परिषद थी जिसको काउंसिलिंग ऑफ स्टेट बोलते हैं और एक केंद्रीय सभा थी जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अब आप कैसे याद करोगे, उच्च सदन आपको राज्यसभा पता है तो यहाँ पे राज्य ही पर सभा नहीं है, परिषद ही, याद रखना। आपसे पूछा जाए मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड अधिनियम है उसमें केंद्रों में कौन सी व्यवस्था थी, द्विसदनीय व्यवस्था। कौन से 2 सदन थे, नाम याद होना चाहिए, राज्य सभा नहीं है, राज्य परिषद है। तो आपको याद रखना उच्च सदन तो राज्यसभा है बट राज्यसभा नहीं थी, वहां पे परिषद लिखा हुआ था। तो ये याद रखना, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। उसके बाद यहाँ पे जहाँ लोकसभा होती है, निम्न सदन में लोकसभा नहीं है, सभा तो वही है पर लोक नहीं है, केंद्रीय सभा है। केंद्रीय सभा और राज्य परिषद ये दोनों आपके 2 सदन हैं। इसमें क्या था आपको पता है, 1909 का जो हमने अधिनियम पढ़ा उसमें टोटल केंद्र के अंदर 60 सदस्य थे, टोटल सदस्य 60 थे जिसमें 28 ऑफिशियल थे और उसके बाद 32 बचते वो नॉन ऑफिशियल थे, ठीक है। बट यहाँ पे मेंबर की संख्या बहुत बढ़ा दी गई, ओनली 60 सदस्य तो उस सदन के अंदर ही है, क्योंकि भारतीय बार बार डिमांड कर रहे थे, भारतीय कह रहे थे अगर मेंबरशिप की जो यहाँ मेंबर बढ़ेंगे तभी तो भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एंट्री होगी ना, अगर आपके ही मेंबर थोड़े रहेंगे तो भारतीय कहाँ आएंगे इसमें। तो भारतीयों के कहने पर उन्होंने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी। केंद्रीय सभा में पूछा जाए तो 145 सदस्य थे जिसमें आपको पता है 26 मनोनीत। मनोनीत कौन कर रहा है, वायसराय, ठीक है, और 41 भी ये मनोनीत है। यहाँ पे 34 जो मेंबर है निर्वाचित है, इलेक्टेड है, और यहाँ पे 104 निर्वाचित है। इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ज्यादा, तो ही कि जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1909 के एक्ट के दौरान, उसके बाद उच्च सदन निम्न सदन है, ठीक है। उच्च सदन कौन सा था, राज्य परिषद। निम्न सदन कौन सा है, केंद्रीय सभा, लोकसभा नहीं केंद्रीय सभा है, राज्यसभा नहीं राज्य परिषद है। बस ये पॉइंट याद रखना। टोटल मेंबर इसके अंदर 60 है और इसके अंदर 145 है, ठीक है। अब 145 को आप ऐसे याद करो जैसे ऐसे 14 है तो यहाँ पे 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ये मनोनीत हो गए, बाकी बचे 104 ये निर्वाचित हो गए, ठीक है। 60 में से 26 आपके मनोनीत है और 34 निर्वाचित है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो भी 1919 के एक्ट के दौरान आया था। जो आपकी यूपीएससी है, आपने ये तो पढ़ ली, आईसीएस की परीक्षा तो आपने पढ़ ली, ठीक है, ये यूपीएससी है। इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर ही आया था। बट सिर्फ प्रावधान आया था, ये पॉइंट याद रखना, प्रावधान आया था। उसके बाद एक कमीशन बनाया था, ली कमीशन,
ली कमीशन। आपको पता है कुछ भी है, कोई भी चीज बनाने से पहले एक पूरा कमीशन बैठाना पड़ता है, पूरा कमीशन आता है, वो जो 1923 में बना था। इस कमीशन के दौरान ही फिर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। पूछा जाए लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के दौरान हुआ था, तो 1919 के एक्ट के दौरान। कौन से कमीशन के दौरान हुआ था, तो ली कमीशन के दौरान। ली कमीशन कब आया था, 1923 में आया था। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, 1926 में आया था। ठीक है, कब हुआ था, 1926 में, यूपीएससी। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट भी है इसके अंदर। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार, कुछ स्पेशल महिलाओं को, सभी को नहीं, यहाँ पे अभी किसी सभी महिला वोटिंग नहीं कर सकती, कुछ विशेष महिलाओं को मत देने का जो अधिकार है 1919 के एक्ट के दौरान ही आया था। और आपसे पूछा जाए सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है वो कौन से देश ने दिया था, सबसे पहले भारत को नहीं, भारत में नहीं, ना अमेरिका में। आपका माइंड जाए कि कहीं अमेरिका वालों ने दिया हो, इंग्लैंड वालों ने दिया हो या भारतीयों ने दिया। सबसे पहले वोटिंग करने का, वोट डालने का अधिकार महिलाओं को न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है, भारत में पूछा जाए महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है वो कब मिला था, 1919 में। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 4, 1919 के एक्ट का। तो विशेष महिलाओं को, कुछ पढ़ी लिखी है, राजनीतिक में आगे है, ये याद रखना, विशेष महिलाओं को, विशेष महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1919 के एक्ट के दौरान हो गया। अब पूछा जाए सबसे पहले मतदान करने का अधिकार कौन से देश ने दिया था, तो न्यूजीलैंड, याद रखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार। क्या मतलब है भाई इसका, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हो गई थी 1909 के एक्ट में, जब मुसलमानों को 5 सीट दे दी गई थी। निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, विस्तार मीन्स क्या होता है, अब सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, ईसाइयों को भी, सिखों को भी, एंग्लो इंडियन को भी, सबको निर्वाचन अलग से एक उनके डिपार्टमेंट बना दिए गए, अलग से कोई मेंबर उठ सकते हैं, अलग से अपने सदस्य उठा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहां चीजें आ जाती है। उसके बाद केंद्र बजट, राज्य बजट को अलग कर दिया गया। तो ये वाले बजट अलग अलग रहने चाहिए, सब हिसाब किताब। राज्य बजट को अलग। पूछा जाए कौन से एक्ट के दौरान किया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के दौरान इनको अलग से किया गया था। ठीक है, उसके बाद हाई कमिश्नर या खाली कमिश्नर भी लिखा सकता है की नियुक्ति लंदन में की गई। मतलब क्या है अभी इसका, जैसे राजदूत होते हैं, राजदूत, भारत के राजदूत वहां है, यहाँ है, ये सब चीजें, तो ऐसे ही राजदूत नहीं, हाई कमिश्नर बोले गए थे। हाई कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो कहाँ पे की गई थी, हाई कमिश्नर की नियुक्ति लंदन में की गई थी। और इसका जो खर्चा है, इसकी जो सैलरी है वो भारतीय राजकोष से दी जाएगी। हालांकि राज्य सचिव और उसकी काउंसलिंग का जो पैसा वो भारत से बंद कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि राज्य सचिव का पैसा और उसकी जो काउंसलिंग का पैसा वो भारत से जाता था। तो भारत ने मना किया कि हम नहीं देंगे, ये क्या मतलब है, अभी हम पैसे दे बैठे, तुम वहां पे अपना शासन चला रहे हो। तो इस एक्ट के दौरान उनका तो बंद कर दिया गया, बट एक हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया लंदन में, उसका पैसा भारतीय राजकोष से ही जाया करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहा गया, इसी एक्ट के दौरान कहा गया कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद समीक्षा होगी किसकी, इस एक्ट की। मतलब आपको पता है फिर साइमन कमीशन आएगा, साइमन कमीशन जो भारत आएगा इस एक्ट की ही समीक्षा करने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए आएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 9, भारतीय उत्तरदायी सरकार को स्पष्ट किया गया इस एक्ट के दौरान, स्पष्ट किया गया। सिर्फ ये नहीं कि पूरी उत्तरदायी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपकी हो जाएगी, आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, आपकी मेंबरशिप उसमें हो जाएगी, ये सब स्पष्ट किया गया, ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है उसका जिक्र या उसको स्पष्टीकरण कौन से एक्ट में हुआ था, 1919 के एक्ट में हुआ था। ठीक है, 10 वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी
इसमें इस प्रावधान में ही कह दिया गया था, क्योंकि उसके बाद आपको पता है 1927 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आता है वो इसकी समीक्षा करने की, मतलब कि क्या कमी रह गई है, क्या कुछ है, वो सारी चीजें, ठीक है। केंद्र बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक, एक ही पॉइंट को याद रखना, बात विस्तार करने की आ रही है, न कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है, शुरुआत 1909 में है, ठीक है। विशेष महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया था, और केंद्र में द्विसदन प्रणाली और राज्य में द्वैत शासन, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट 1919 के एक्ट के दौरान है। ये आज हमने पढ़ा है 1909 का, 1919 का एक्ट है, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हमने पढ़े हैं आपसे, ठीक है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, ठीक है। अगर आपको किसी को भी सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी है तो पूरा कोर्स अचीवर्स एकेडमी पर अवेल है। उसके बाद साथ साथ भी हम YouTube पे, जिनको नीड है वो YouTube पे हम क्लासेस कराते रहेंगे। अब ध्यान से पढ़ना, ये सारे एक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद हम करेंगे 1935 का अधिनियम, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास है आपके लिए बहुत खास, 1909 1919 का अधिनियम, जिसमें अब जितना डीप हो सके मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, बाय।